आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो हिस्ट्री की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, एन अर्ली एम्पायर द मौर्यास। तो मौर्यास जो थे उन्होंने पिछले ही चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने जिस मगध स्टेट के बारे में पढ़ा था, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा था, तो मगध को जो सप्लांट किया था वो मौर्यास ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इनके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो ट्रेनर थे या जो उनके गुरु थे या जो उनके टीचर थे, जिनके डिसाइपल बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य दोस्तों बहुत एक फेमस नाम है, बहुत फेमस एक पर्सनालिटी है। चाणक्य फेमस है अपनी बुक को लेकर, अपनी बुक की वजह से, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम था उस वक्त का, उसके बारे में लिखी हुई किताब है। और चाणक्य अपनी बुद्धि के लिए, अपने दिमाग के इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं, हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है। एक कहानी ये भी कहती है कि जो मगध का जो किंगडम का रूलर था उसने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करा था। मगर इसके बाद इस बात के हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं, तो इसे हम बहुत दावे के साथ या बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकते। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर को फाउंड करा और उनका जो कैपिटल, उन्होंने जो अपना किंगडम एक्सटेंड करा वो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक करा। तो बलूचिस्तान जो है वो और अफगानिस्तान, ये इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे अब लगते भी नहीं। पार्टीशन के बाद ये दोनों हिस्से अब पाकिस्तान में आते हैं। और अफगानिस्तान एक अलग कंट्री है और वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे लगता है। तो इतनी दूर तक मौर्यन एम्पायर का कंट्रोल था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो उनके ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम था अशोक। अशोक जो थे वो एक बहुत फेमस एंशिएंट रूलर थे। सबसे फेमस इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के रूलर जो थे वो अशोक थे। अशोक ने उस कंट्रोल को कलिंग तक एक्सटेंड करा। कलिंग की वॉर जो कि एक बहुत मशहूर कलिंग वॉर ऑफ कलिंग आपने पढ़ी होगी किसी क्लास में, किसी और चैप्टर में। कलिंग की वॉर एक बहुत फेमस वॉर है और उसके फेमस होने की वजह यह है कि उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया था अशोक में देखने को। अशोक ने जब वहाँ पर उतना ब्लडशेड देखा, उतना खून खराबा देखा, तो उसके बाद उन्होंने फैसला करा कुछ डिसीजंस लेने का, कुछ चेंज करने का। और उसके बाद वो काफ़ी हम्बल हो गए थे, काफ़ी हम्बल नेचर के हो गए थे। उससे पहले वो काफ़ी रूथलेस वॉरियर थे। तो कलिंग की वॉर ने बेसिकली उन्हें रूथलेस वॉरियर से और रूथलेस वॉरियर से उन्हें ट्रांजिशन का एक मौका दिया और वो हम्बल नेचर के हो गए। उन्होंने हम्बल नेचर इख्तियार किया, उसके बाद उसको चुना, उसको ज़्यादा अच्छा रास्ता समझा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम मौर्यास के बारे में कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो मौर्यास के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास काफ़ी सोर्सेज मौजूद हैं, मगर हमारे पास उनके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन लैक करती है, फैक्ट्स लैक करते हैं, मगर उसके बाद भी हमारे पास जो कुछ बातें, हम उनसे मौर्यास के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स फाइंडिंग्स और ये सब जो है हमारे पास वैल्यूएबल सोर्सेज हैं। हम इनसे उनके बारे में, उनकी आर्ट के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। और वैल्यूएबल कंटेम्प्रेरी वर्क्स जो मेगास्थेंस एक उनके कोर्ट का चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट का ग्रीक एम्बेसडर था, जिन्होंने अकाउंट लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहकर। उस एक अकाउंट का नाम, उसका एक बहुत फेमस बुक का नाम है इंदिका। और इंदिका में शायद उन्होंने इंडिया का जिक्र करा है और इंडिया के बारे में लिखा है, ज़्यादातर उसे ही डिफाइन करा है। तो इस तरीके के अकाउंट्स है। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की, जैसे ऊपर हमने बताया था, अर्थशास्त्र एक किताब है, अर्थशास्त्र। तो उन्होंने उसमें भी उस टाइम को डिफाइन करा है, उस टाइम के इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करा है। तो इन जैसी किताबों से, इनसे हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हम बात कर सकें एंशिएंट टाइम के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। उसके बाद हम ज़रा सा और आगे आते हैं तो एक ग्रीक एम्बेसडर के बाद मौर्याज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट एंड जैन एंड पुराणिक। तो कलिंग की वॉर का भी ऊपर जैसे हमने बात करी, वो वॉर ऑफ कलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद कहते ये है कि कलिंग की वॉर के बाद किंग अशोक ने
बुद्धिज्म को अपना रिलीजन माना और गौतम बुद्ध को अपना आइडल माना। तो गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट प्रीचर थे। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म प्रीच करा अपनी लाइफ में, और गौतम बुद्धा एक फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करा, और बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने ले डाउन करे थे। तो अशोक जो थे वो उनके फॉलोअर बन गए, उनको फॉलो करने की कोशिश करी, उनके जैसा हम्बल नेचर अपनाने की कोशिश करी, अपना जो एटीट्यूड था वो उस तरीके का करने की कोशिश करी जैसे गौतम बुद्ध का था। वो उनको अपने आप को उनमें देखते थे, वो चाहते थे कि वो वैसे बने। ये सब चेंजेस उनके बाद कलिंगी वॉर के बाद आए। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास, जिसको हम अशोकास इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर्स भी कह सकते हैं। अशोका ने उन पिलर को या उन इंस्क्रिप्शंस को अशोका ने लिखवाया था। अशोका जो थे वो आर्ट के पेट्रन थे, तो वो हित करते थे, काफ़ी ज़्यादा उसे अप्रिशिएट करते थे, उसे प्रमोट करते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखी जाएं ताकि आगे वाली जनरेशन्स तक या आगे उनके बारे में और उस स्टेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो। तो इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनके ट्रेडिशंस और कल्चर्स के बारे में। इनसे हमें इस एम्पायर के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोका ने क्या चेंज किया उनके कम्युनिकेशन में। उन इंस्क्रिप्शंस में ऐसा क्या चेंज था जिनके लिए हम अशोक के किंगडम को या अशोक को नोटिस कर सकते हैं। तो अशोक जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि जो लोग, जिनके वो बादशाह थे, जिनके वो राजा थे, जिनके वो किंग थे, जिनके वो रूलर थे, जिनके ऊपर उनका रेन था, उनको एड्रेस करा अपने इंस्क्रिप्शंस में। वो पहले आदमी थे ऐसा करने वाले। और अशोक अपने सब्जेक्ट्स को और ऑफिशियल्स को भी उन्होंने स्टोन सर्फेसिस पे उनके लिए इंस्क्रिप्शंस जो है वो स्टोन पे कार्व करवाए, स्टोन्स पे इंस्क्राइब करवाए। तो अशोक ऐसा करने वाले पहले किंग थे, वरना ज़्यादातर किंग अपनी ग्लोरी को और अपनी वेलर के किस्सों को, अपने उनके कहानियों को, उनको स्टोन्स पे लिखवाते थे। अशोक ने डायरेक्ट पब्लिक एड्रेस ट्राई करा इन इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए, और उन्होंने एक राजा का जो कर्तव्य होता है, जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जो होती है कि केयर फॉर द पब्लिक, जो वो पीपल्स किंग होता है, तो पीपल जो होते हैं उनकी वेलबींग इंश्योर करना, ये राजा का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो अशोक के बारे में हमें ये पता चलता है। उसने इन इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल और भी चीज़ों के लिए किया, जैसे अशोक का जो कंसेप्ट ऑफ धम्मा था, तो धर्म का जो कॉन्सेप्ट था अशोक का, वो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए फैलाने की कोशिश करी। तो ये जो मैसेज था जिसको वो मानने लगे थे, जिसको फॉलो करते थे, जो कि लगभग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं कुछ, उनको फॉलो करने की बात करी और उनको इंस्क्रिप्शंस पे इंस्क्राइब करवाया ताकि लोग उन्हें फॉलो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बारे में जान सके। तो इसमें सबसे पहला था रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। तो अपने बड़ों की, अपने बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़े लोगों को इज्जत देना। तो ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है जो सब फॉलो करते हैं। उसके बाद जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उन लोगों की रिस्पेक्ट करना जिन्होंने वर्ल्डली प्लेजर्स को और वर्ल्डली लाइफ को गिव अप कर दिया है, और अपने आप को उन्होंने डिवोट कर दिया है। तो जो लोग वर्ल्डली लाइफ गिव अप कर चुके हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करना, उनकी तरफ जनरस होना, उनको ज़्यादा ज़्यादा दान देना, उनकी मदद करना। जो लोग अब अपनी लाइफ बेसिकली गॉड को और रिलीजन को डिवोट कर चुके हैं, उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। उसके बाद अशोक के और जो उसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो थे ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली। तो जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो बेसिकली उनकी खिदमत के लिए हैं, उनकी उनकी आसानियों के लिए, उनके काम आने के लिए है, उनके साथ भी काइंड बिहेवियर रखना, रवैया अपना, जो उनका उनसे बातचीत का तरीक़ा था या वो था, वो काफ़ी हम्बल था, वो काफ़ी नरम था। उसमें वो कोई सख्ती से बात नहीं करते थे, कभी उन पर चीखते नहीं थे, कभी डांटते नहीं थे। तो ये उनका एक और प्रिंसिपल था। उसके बाद वो अपने अलावा, ये आपको बहुत कम किंग्स में ये बात देखने को मिलेगी कि वो रिस्पेक्ट करते थे अपने अलावा भी, जो रिलीजन और ट्रेडिशंस वो फॉलो करते थे, उनके अलावा भी सारे रिलीजन की और उनके ट्रेडिशंस की वो
रिस्पेक्ट करते थे। ये अशोक को ये बातें, ये प्रिंसिपल जो फॉलो करते थे, ये उनको यूनिक बनाती हैं और इसी वजह से उनके जो नाम है उसको इतने ज़्यादा हाई रिगार्ड दिए जाते हैं और उनकी इतनी रिस्पेक्ट करी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो ये तो बात हो गई अशोक के बारे में। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पायर। तो इस एम्पायर में ऐसा क्या खास, तो ये चैप्टर इंडियन हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया वॉज स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो इंडिया के ऊपर था, वी वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। तो इंडिया के अंदर एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म था उस वक्त। तो हम लोग जो थे वो फाइटिंग और फ्रीडम फॉर स्ट्रगल जो थी वो ऑन थी। तो एक फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल जो थी वो ऑन थी, इस वजह से जो है वो एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म था। जिस वक्त 19th सेंचुरी में आर्टिफैक्ट्स मिले 19th सेंचुरी में, जब हमें ये सबूत मिले या फैक्ट्स मिले मौर्यन कल्चर के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यंस के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वो एक तरीके से हिस्टोरियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग था, उनके लिए इंस्पायरिंग था, बहुत मोटिवेटिंग था कि ये प्रॉस्पेक्ट, ये फैक्ट के इंडिया के अंदर इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा लैंड एम्पायर रह चुका है ब्रिटिशर्स से पहले और अपने एंशिएंट टाइम्स में, जिसने इतना बड़े एरिया पे कंट्रोल करा। उसके बाद अगर हम बात करें उस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की जो मौर्यन से मिलती हैं, मौर्यन कल्चर की मिलती हैं, उनको काफ़ी स्पेशल जगह दी जाती है, स्पेक्टेकुलर आर्ट उनकी मानी जाती है। उनकी जो आर्ट है, उनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसको काफ़ी स्पेशल माना जाता है, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें प्रेशस माना जाता है। वो किसी भी और एम्पायर की आर्ट्स की तरह यूनिक है क्योंकि वो उस टाइम के आर्ट्स हैं, जबकि जिस टाइम के बारे में हमारे पास काफ़ी कम चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद वो एंशिएंट इंडियन आर्टिसन की टैलेंट को दर्शाते हैं और ये अपने आप में यूनिक है। इसके बाद अगर आगे आए तो हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस फाइंड आउट दैट द मैसेजेस ऑन अशोका's इंस्क्रिप्शन टू बी वेरी डिफरेंट। तो हमने जैसे ऊपर बात करी, अशोका जो थे वो बहुत सारे रूलर्स से बहुत डिफरेंट थे। अशोका जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा इंडस्ट्रियस थे, ज़्यादा नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे, मॉरली ज़्यादा करेक्ट थे, एथिकली ज़्यादा करेक्ट थे। तो वो सबसे पहले तो हम उनको कह सकते हैं कि वो बाकी राजाओं से डिफरेंट ऐसे थे, बाकी जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उनसे डिफरेंट इस तरीके से थे कि वो बहुत हम्बल थे, हम्बल नेचर के थे। उसके बाद वो हम्बल के साथ साथ वो इंडस्ट्रियस भी थे, यानी कि वो काफ़ी मेहनत खुद करते थे और अपने आप को काफ़ी काम करने में यकीन रखते थे और ज़्यादा डिफरेंस अपने अंदर और अपनी प्रजा के अंदर नहीं मानते थे। तो एक बात तो हम इनको इंडस्ट्रियस कह सकते हैं इस तरीके से। और उसके अलावा अशोक जो थे वो अपने धम्मा को, जो उनका धम्मा था या जो उनका रिलीजन था जिसको वो फॉलो करते थे, वो उसको काफ़ी हाई रिगार्ड देते थे, काफ़ी स्पेशल मानते थे और प्रिंसिपल्स को बहुत ज़रूरी मानते थे लाइफ में। और वो ये समझते थे कि इन प्रिंसिपल्स के बिना कोई काम मुमकिन नहीं, कोई काम पॉसिबल नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस फाइंडिंग ने मौर्यन एम्पायर के बारे में और इसने क्या असर डाला इंडियन सोसाइटी पर या इंडिया के लोगों पर उस टाइम पे, तो इंडिया, जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो उसके बाद उससे क्या होता है, क्या असर पड़ता है, वो ये है कि नेशनलिस्ट लीडर ऑफ 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पिरेशनल फिगर। तो क्योंकि अशोक इतने हम्बल थे और इतने आइडियोलॉजिकली एडवांस थे और उनकी सोच इतनी आगे थी कि उन लीडर्स ने उनको अपना एक एग्जाम्पल माना, एक इंस्पिरेशनल फिगर माना। इंस्पिरेशनल फिगर वो होती है टू विच यू लुक अप टू। तो इंस्पिरेशनल फिगर माना जिसके आइडिया ले सकते हैं या जिसको इम्पर्सनेट करके वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसकी मोटिवेशन ले सकते हैं। तो अशोक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मौर्यन एम्पायर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि एम्पायर की जितनी, हाँ, कहीं जो उसका जिक्र है या जो उसकी बात हम करते हैं तो कहीं वो एग्जैजरेटेड तो नहीं, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं। तो हम बात करते हैं एम्पायर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या हाईलाइट्स है, क्या क्या हुआ उसमें। तो आइए शुरू करें। इट लास्टेड फॉर ओवर 150 ईयर्स। तो जो मौर्यन एम्पायर था ये 150 ईयर इसका स्पैन था। 150 ईयर्स जो है वो एक लंबा स्पैन नहीं है, लंबा स्पैन नहीं है। और इंडिया की जो वास्ट सब कॉन्टिनेंट की जो वास्ट हिस्ट्री है उसके अंदर ये एक छोटा टाइम है, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन हिस्ट्री है या इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है वो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन तक मिलती है। और
हड़प्पा से आज तक वो हमें हिस्ट्री मिलती है। तो वो 4-5 साल, 1000 साल की हिस्ट्री में हमारे पास 150 साल का कोई एम्पायर रहा है, तो उसको बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के जो स्ट्रेच था, जो उसकी एक्सपेंशन था, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मौर्यन एम्पायर wasn't it didn't encompass whole of the subcontinent। तो वो अफगानिस्तान और मॉडर्न डे ईरान तक के पार्ट्स तक था, और कलिंग भी उसके अंदर था, मगर कुछ पार्ट ऑफ जो सदर्न पेनिनसुलर टिप थी वो अब भी उसे इवेट कर रही थी, उससे बच रही थी। तो वो सदर्न पेनिनसुलर टिप जो आज के ज़माने में अ, तमिलनाडु और कर्नाटक हो सकता है, वो अभी भी मौर्यन एम्पायर के अंदर कंट्रोल में नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सदर्न पेनिनसुलर टिप के अलावा बाकी पूरा सब कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में था, ज़्यादातर हिस्सा उनके कंट्रोल में था, मगर अगर जो हिस्सा कंट्रोल में था भी, उस पर भी कंट्रोल जो था वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, तो जैसे बुक में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के किसी टेरेन में और अ, अफ़गानिस्तान के टेरेन में और किसी यूपी जैसे एरिया के प्लेन्स में, नदर्न इंडिया का जो प्लेन होंगे, अ, उनके अंदर आप सेम पॉलिसीज़ वो नहीं बना सकते थे। इसलिए जो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। जो उनका कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता हर पार्ट में, क्योंकि वो एक इतना वास्ट एम्पायर था। उसके बाद अगर हम बात करें, तो सेकेंड सेंचुरी सी से, यानी क्राइस्ट एरा से, अभी तक हम बीसी की बात कर रहे थे, अब क्राइस्ट एरा सी की बात आई है। तो सी जो है वो होता है जो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर हम आफ्टर क्राइस्ट मानते हैं, यानी कि क्राइस्ट की बर्थ के बाद। तो ये हमारा अब बात आ गई सेकेंड सेंचुरी सी में। तो अब हम इंग्लिश कैलेंडर के या बिब्लिकल कैलेंडर के हिसाब से अब हम क्राइस्ट की बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे तक नए किंगडम्स इमर्ज हो गए और चीफडम्स इमर्ज हो गए। तो हम अगले चैप्टर में उनके बारे में बात करेंगे, तो अगली वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।